बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, तारीख गवाह है, जब भी भारत की दाखिली सियासत को सहारा चाहिए होता है, सरहद के उस पार एक नया महाज खुल जाता है। लेकिन इस बार कहानी मुख्तलिफ थी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो पहले से एक कदम आगे सोच चुका था। गुज़श्ता बरस भारत में एक फॉल्स फ्लैग वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी ने अचानक शिद्दत इख्तियार की। नई दिल्ली की जानिब से बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया और मीडिया के जरिए फ़ज़ा को गर्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने इसे दाखिली सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। पाक फौज के तर्जुमान ने एक मुख्तसर पैगाम दिया, जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। ये महज जुमला नहीं, एक खामोश तूफान का पेश खैमा था। यह जवाब किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं था। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इसकी तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की जीत एक रात की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सालों पर मुहित बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और तैयारी का नतीजा थी। आज हम आपको वो तफसीलात बताने जा रहे हैं जो इससे पहले सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने किस तरह भारत के तैयारे गिराए और असल में भारत को किस तरह मात दी गई। नाज़रीन किराम, जब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 2021 में चार्ज संभाला, तो उन्होंने एक विजन के तौर पर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क डिजाइन किया। वो इसके आर्किटेक्ट थे। इस पार्क के जरिए पाकिस्तान एयर फोर्स को अहदे हाजिर के तकाजों के मुताबिक डाइवर्सिफाई किया गया और 2021 से ये सारी तैयारी शुरू हुई। 2023 में ये सेंटर मुकम्मल तौर पर तैयार हुआ, जिसमें मुतअद्दिद डिवीजन्स कायम किए गए। अब पाकिस्तान एयरफोर्स महज एक फोर्स नहीं रही, इसे 6 जदीद फोर्सेस में इंटीग्रेट किया गया था। पहली मैन्ड फोर्स, जिसमें पायलट्स फाइटर जेट्स के अंदर होते हैं। दूसरी अनमैन्ड फोर्स यानी ड्रोन वॉरफेयर। तीसरी स्पेस फोर्स। चौथी साइबर फोर्स। पांचवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फोर्स और छठी एयर डिफेंस फोर्स। इस नई हिकमत अमली का पहला बड़ा इम्तिहान 2023 की फुल स्केल एक्सरसाइजेज में हुआ, जहां तमाम फोर्सेस पहली बार एक साथ ऑपरेट करती नजर आई। फिर 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार्काए हक से एक साल पहले अपनी अहम तरीन एक्सरसाइज कंडक्ट की। इसमें 25 ममालिक के एयरफोर्स के नुमाइंदे शामिल थे। जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि यह तो अमेरिका की एक्सरसाइज रेड फ्लैग के लेवल की तैयारियां हैं। अक्टूबर 2024 की इन मशकों के बाद 2025 में पहलगाम हो गया। हमें पता था कि भारत ने यह सब कुछ करना है। भारत ने 2 मरतबा कोशिश की पाकिस्तान पर अटैक करने की, लेकिन हम पहले से मुकम्मल तौर पर तैयार थे। हमने डिफेंस को अचानक ऑफेंस में तब्दील किया, जो कन्वेंशनल एयरफोर्स में आमतौर पर नहीं होता। इंडिया का प्लान यह था कि वो पहले हमला करे, हमें मारे, फिर हम जख्मी होकर जवाब दें तो वो हमें दोबारा मारे। उनके पास S-400 थे, राफेल थे। वो खुद को एक बड़ी एयरफोर्स समझते रहे। पाकिस्तान के एयर चीफ ने देखा कि इंडिया अपने सारे असासे नॉर्थ की तरफ यानी कि कश्मीर की तरफ मूव कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने असासों को साउथ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये असासे भारत के रडार्स में साउथ की तरफ जाते नजर आए तो भारत हैरान रह गया। लेकिन फिर इन असासों को नॉर्दर्न साइड पर लाया गया, लेकिन लो अल्टीट्यूड पर और भारत के रडार से बचते हुए। एक तरफ तो भारत को कंफ्यूज किया गया, तो दूसरी तरफ हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटेलिजेंस, साइबर अटैक्स और भारत के पायलट्स के करीबी लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद थे। हम जानते थे कि वो आ रहे हैं। हमारे फाइटर जेट्स एयरबॉर्न हुए, लेकिन लो अल्टीट्यूड पर। इंडिया वाले देख रहे थे कि हमारी बत्तियां बुझी हुई हैं, हमारे रडार्स बंद हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं है। वो समझे कि हम सोए हुए हैं। और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना कमाल दिखाया। 3 बड़े काम किए गए। सबसे पहले उनका सैटेलाइट सिस्टम हैक हुआ। राफेल तैयारे सैटेलाइट से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। फिर उनके अवाक्स तैयारों से राफेल्स का राब्ता मुनक़ता हुआ। वो टेक्निकली टुथलेस हो चुके थे, कोई निजाम काम नहीं कर रहा था। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने जाकर उन्हें मारा। हम चाहते तो ज्यादा जहाज गिरा सकते थे, लेकिन एयर चीफ की हिदायत थी कि कितना मारना है, कितना सबक सिखाना है और क्या पैगाम देना है कि आइंदा ना आना। उनके राफेल उनका गुरूर थे। उनके पायलट्स कहते थे कि राफेल होता तो वो पाकिस्तान को हरा देते, इसीलिए उनका गुरूर तोड़ा गया।
पाकिस्तान एयरफोर्स का इस मार्के में कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने वो तारीख रकम की जो नाकाबिले तसव्वुर थी। वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने आए थे, उन्हें तवक्को थी कि पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस करेगा, लेकिन हमने डिफेंस को ऑफेंस में बदलकर उन्हें ऐसा मारा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ने उन्हें हिला कर रख दिया। उनके 10 अपाची हेलीकॉप्टर्स एक जगह पर मौजूद थे। हमारे पायलट्स को हुक्म दिया गया कि इनके हैंगर के माथे पर एक मिसाइल मारा जाए, हेलीकॉप्टर्स को छोड़ दिया जाए ताकि उन्हें पता हो कि हम मार सकते हैं। हमने जितने जहाज गिराए उससे कहीं ज्यादा गिराए जा सकते थे, लेकिन एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से हमने एस्केलेशन लैडर को भी कंट्रोल किया। हमारा साइबर निजाम इतना बेहतरीन था कि हमें पता था कि कहां से क्या करना है। पठानकोट, उधमपुर और सिरसा के फॉरवर्ड बेसिस S-400 तनसीबात सबको प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये तैयारी, ये इंटेलिजेंस, ये सैटेलाइट्स, ये साइबर वॉरफेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब मिलकर एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था जिसका नाम बुनियानो मरसूस रखा गया, यानी सीसा पिलाई दीवार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाजे फजर के बाद यह नाम दिया। नाज़रीन कराम, भारत ने पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी का अंदाजा ही नहीं लगाया। जब वो मारने आए तो उन्होंने कहा कि ना फजा में J-10C है, ना JF-17 थंडर है, ना F-16, ना HQ-9। ये सब उनके लिए बहुत बड़े सरप्राइज थे। लेकिन भारत के लिए पैगाम यही है कि अब चूंकि भारत को इस स्ट्रैटेजी का पता है, तो पाकिस्तान अब उनके लिए कई खुफिया प्रोजेक्ट्स, जिनकी तादाद 300 है, उनके जरिए कुछ नए सरप्राइजेस भी तैयार कर रहा है। तो अगर भारत किसी नए एडवेंचर की तरफ बढ़ता है तो पाकिस्तान उनके इस एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलने की तैयारी पहले से ही कर चुका है। नाज़रीन किराम, ये दास्तान अज़्म, हिकमत, कौमी यकजहती और जदीद टेक्नोलॉजी की कहानी है। पाकिस्तान ने साबित किया कि वो जंग नहीं चाहता, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता भी नहीं करेगा। पाकिस्तान की सलामती की दीवार नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तानी कौम बुनियानो मरसूस है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल फैसल शाह साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एडमिरल साहब, आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की मार्का हक में कामयाबी को, क्योंकि ऑन पेपर तो पाकिस्तान का मिलिट्री का बजट, तादाद, इक्विपमेंट, हर चीज़ में भारत एक सुपीरियॉरिटी रखता था और एग्रेशन भी भारत ने किया, जंग मुसल्लत भी पाकिस्तान पर भारत ने की। लेकिन पाकिस्तान ने एक तो अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश की, दूसरा एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करके ये वाजे कर दिया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि भारत ने ये सारा ड्रामा रचाया क्यों था। 2016 में भी ऐसा किया, 2019 में भी ऐसा किया और फिर 2025 में भी इसको दोहराया। भारत ये चाहता था कि उसके पास वो आज़ादी हो कि वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसको चाहे पाकिस्तान में लेबल करे एज टेररिस्ट और टारगेट कर दे, और फिर उसके बाद भारत ववेला मचाए कि मैं तो विक्टिम हूँ टेररिज्म का पाकिस्तान की तरफ से और मैंने अपना बदला ले लिया है। ये आज़ादी वो चाहता था जो कि पाकिस्तान ने उसको नहीं लेने दी। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये आज़ादी उसको खुदा न खास्ता मिल जाती तो आज मैं और आप बैठे इस स्टूडियो में प्रोग्राम ना कर रहे होते, बल्कि कहीं छुपे होते, क्योंकि आप और मैं किसी भी वक्त टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए जाते और कोई मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट हमारे पीछे आ रहा होता। 4 गलत फहमियाँ थी मैं समझता हूँ जिसकी बेसिस पे भारत ने ये जारियत की पाकिस्तान के ऊपर। पहली गलत फहमी ये थी कि पाकिस्तान इकनॉमिकली वीक है तो पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करेगा और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज है, तो जैसे ही हम हमला करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, मीडिया और पॉपुलेशन ये बाहर निकल आएंगे और ये वावेला मचा देंगे और हमारी जीत हो जाएगी। तीसरा ये कि मिलिटरीली पाकिस्तान इन्फीरियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि एक गलत फहमी थी भारत को और दुनिया को, और शायद किसी हद तक हम भी इसमें मुब्तला थे, कि ये जो कन्वेंशनल डिस्पैरिटी है जिसका आपने भी जिक्र किया कि उनका दिफाई बजट ज़्यादा है, उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा है, तो ये समझा जाता था कि भारत की अफवाज पाकिस्तान पे कभी भी हमला करेंगी तो पाकिस्तान की अफवाज उसको नहीं सह सकेंगी, उसका जवाब नहीं दे सकेंगी और फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे बात पहुंचना शुरू हो जाएगी और दुनिया बीच में आ जाएगी और भारत की फतह हो जाएगी। ये जो कन्वेंशनल डिस्पैरिटी का हवा था, ये पाकिस्तान ने मई 2025 में हवा कर दिया
और अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई कन्वेंशनल डिस्पैरिटी नहीं है। और चौथी गलतफहमी जो भारत को थी वो ये था कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है और हमारे तो बड़े अलाइंसेस हैं, हम तो बड़े डार्लिंग हैं वेस्ट के भी, यूएस के भी, तो हम तो जो कहेंगे सब मनोअन उस पर यकीन करेंगे और हमारी बात मानी जाएगी। पाकिस्तान की कौन सुनेगा? लोग पाकिस्तान को रोकेंगे कि तुम रिस्पॉन्ड ना करो, भारत बड़ा है, भारत ताकतवर है। लेकिन पाकिस्तान ने ये सारी बिसात उलट दी। एग्जैक्टली खालिद चिश्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार जो है वो मार्का हक में कलीदी रहा। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया तो और उस वक्त भारत को शायद ये गुरूर था कि भारत के पास अब राफेल आ चुके हैं और राफेल को तो अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया अनइमेजिनेबल था, शायद बहुत से लोगों के लिए थ्योरी में इम्पॉसिबल था, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पॉसिबल कर दिखाया। ये मुमकिन कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब से पाक फिजाइया बनी है उस वक्त से लेकर आज तक हमने किसी स्टेज पर भी, और जो मैंने भी 34-35 साल एयरफोर्स में गुजारे, हमने कभी भी ये नहीं बताया गया था हम इक्वल नंबर पर लड़ेंगे। हमें ये नहीं बताया गया था कि हम वेपन वर्सेस वेपन, टैंक वर्सेस टैंक और मिसाइल वर्सेस मिसाइल, सबमरीन वर्सेस सबमरीन मुकाबला करेंगे। हमने आउट नंबर ही लड़ना है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है, हमें पता है कि हमारे एक जहाज होगा तो उधर से 3 आ सकते हैं। हमें पता है कि दुनिया की चौथे नंबर पर एयरफोर्स है, 1000 फाइटर जहाज है, 90 बिलियन बजट है। ना बजट में मुकाबला करते हैं, ना नंबर में करते हैं, ना ग्लोबली दुनिया में के रेलेवेंस गिनती वाइज करना चाहते हैं। जिस चीज़ से हम प्लग करते हैं वो नंबर 1 हमारा जज्बा ईमान है। ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमने किस लिए जान देनी है। नंबर 2 हमारा सबसे ज़्यादा एक हथियार है, वो है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और आज की नहीं है, पिछले 78 सालों से यही है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो हमारी न्यूमेरिकल इंफीरियरिटी होती है उसको हम प्लग करते हैं बेहतर ट्रेनिंग से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। और आज तक आपने देखा पाक फिजाइया एयर मार्शल असर खान और एयर मार्शल नूर खान की एयरफोर्स है जो 1960s में और 70s में रही, आज तक हमने एडवांसमेंट रखी है जहाज़ों के। उस वक्त भी हमारे पास अमेरिकन जहाज F-86 थे, F-104 थे, बॉम्बर्स थे। उसके बाद 40s 70s में आ जाए तो अफगान जंग हुई तो हमें अमेरिका ने F-16 जब हमने लिए, वो भी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जहाज था और आज भी दुनिया का बहुत सीजन्ड और बैटल टेस्टेड जहाज है। उसके बाद मसला ये हुआ जो आपने नोट किया, अभिनंदन का वाकया हुआ था कि जब अभिनंदन का जहाज शूट डाउन किया था तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल इसलिए कहा था कि 2016 का ऑर्डर किया हुआ था उन्होंने और फरवरी 2019 तक उनको नहीं मिले थे। उसके बाद जब उनको मिले चंद महीनों के बाद, और वो एक विश एयरक्राफ्ट था या ड्रीम एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स का भी ऑब्वियसली और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी, जो उसका हाल हुआ वो ऐसे नहीं हुआ था। बहुत लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती, पाकिस्तान का अच्छा तुक्का लग गया, बटन दबाए मिसाइल लग गया जाकर, ऐसा नहीं होता। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, 6 साल से बना रहा हूँ, आप भी नहीं, और इंशाल्लाह कल भी एक अपलोड करूंगा इसी पूरे मार्का हक के ऊपर। तो मैंने उसका तज्जिए के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ कि पाक फिजाइया ने अपने पायलट्स को 3 साल तक एंटी राफेल तैयारी करवाई थी। ये रातों रात नहीं होता। उनके फिंगर टिप्स पे उसकी कमजोरियां थी, उनके वीकनेसेस थे, शॉर्टकमिंग्स थी, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी थी। इन सारे फाइटर पायलट्स को जो जेट एंड सी थे, इनको नॉर्मल समंदर में सी सपोर्ट में या नेवल सपोर्ट में, लैंड सपोर्ट के मिशन नहीं दिए जाते थे। इनको सिर्फ एयर कॉम्बैट की प्रैक्टिस कराई जाती थी और कहा जाता था कि आपने सिर्फ राफेल को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी बनानी है। इसीलिए ये कोई वहम नहीं किसी को होना चाहिए कि राफेल जो 7 में से 4 मोस्ट मॉडर्न फ्रंट लाइन सबसे लीथल जहाज जो मारे गए थे, वो एक इत्तेफाक नहीं था। क्या ना मैं ये चाह रहा हूँ, उसके पीछे ट्रेनिंग थी, और उसके पीछे ट्रेनिंग का ये आलम था कि पाक फिजाइया के सरबराह ने अपने पायलट्स को क्लियरेंस दे दी हुई थी एट टेक ऑफ पॉइंट कि आप क्लियर टू शूट अगर आपको जहाज नजर आए। क्यों? क्योंकि उनको 3 साल की ट्रेनिंग पर भरोसा और एतमाद था, और पायलट्स ने भी ज़ाहिर है एतमाद पर पूरा उतरे। और आखिरी बात एक और इंपॉर्टेंट बड़ी ज़हन में रखनी चाहिए कि रिजॉल्व था उस वक्त, क्योंकि इंडिया ने सिविल एयरलाइनर्स और जो ट्रैफिक थी उनको तो कोई वार्निंग नहीं दी थी, तो तकरीबन 300-400 जहाज उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की एयर स्पेस में सिविलियन भी उड़ रहे थे। तो ये 125 जहाज इंडिया पाकिस्तान के उड़ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगे हुए थे। 500 के करीब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 300-400 की फ्लाइट्स उड़ रही हैं सिविलियन पूरे स्पेस के अंदर। तो आप इमेजिन, क्रेडिट ज्यादा दें कि इन पायलट्स ने अपने डिजिटल स्क्रीन पर देखते हुए, हमारे लैपटॉप से छोटी स्क्रीन उसके अंदर लगी हुई है जिसके अंदर आप पिक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड जस्टिफाई करते हैं कि मेरा टारगेट यही बनता है, इससे बेहतर पोजीशनिंग नहीं है, और फिर मिसाइल लॉन्च करते हैं। तो ये बहुत स्किल थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद इन पायलट्स की, सरबराह पाक फिजाइया चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की इंटीग्रेशन और ट्रस्ट थी, जिन्होंने फोर्स ही किया कि हमने इनको नंबर वाइज नहीं करना,
हमने स्किल वाइज इनका मुकाबला करना है और रेस्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से ये जो पाकिस्तान की अचीवमेंट है, ज़ाहिर बात है कि उसके बाद जो पिछले 365 दिन हैं ये पाकिस्तान की कामयाबी, डिप्लोमेटिक सतह पर भी पाकिस्तान मिलिटरली भी इस्टेब्लिश हो गया कि भाई एक पाकिस्तान अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश कर दी, फिर उसके बाद भी एक पूरी जर्नी है पाकिस्तान की, उसे आप किस तरह से देखते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का रोल अब आके जो बन गया है, इंडिया ने तो कहा था कि हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में वो धकेल देगा, आज पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही पाकिस्तान नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आज हम जिस विक्ट्री स्टांस में खड़े हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो मिलिट्री डोमेन में भी है और आपकी सफारती डोमेन में भी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि हम एक मिडिल पार होने के बावजूद जो दुनिया की दो एक बड़ी ताकत है अमेरिका और उसके साथ ईरान, जो वो हमारी तरह की जो मिडिल पार है, उसके दरमियान हम ग्लोबल पीस के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके दरमियान हम सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि बड़ी जो ताकतें हैं दुनिया में, तारीख तो यही रही है कि बड़ी ताकतें ऐसा इनिशिएटिव लेती हैं, लेकिन चाइना और रशिया भी आपको अभी तक आपको एक वॉर ऑफ वर्ड्स में नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एक फिज़िकल चीज़ है, उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ये एक तो हमने जो कुछ मार्का हक और जो कुछ बुनियानुल मरसूस में और जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, हमारी नेवी अलर्ट थी, और साथ साथ आर्मी ने जिस तरह पिन पॉइंट टारगेट्स पे अल-फतह का ट्रायल किया, उसके लिए सबसे पहले तो आपको नरेंद्र मोदी का मशकूर होना चाहिए कि उसने पाकिस्तान को एक चांस प्रोवाइड किया कि पाकिस्तान अमूमन तो आप अपने वेपन्स को रेंजेस पे टेस्ट करते हैं ना, जो डेड टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट नहीं होता, तो इस तरह हमने एक लाइव टेस्टिंग की, JF-17 थंडर की लाइव टेस्टिंग हुई, अल-फतह की लाइव टेस्टिंग हुई, उसके बाद आपने देखा कि CM-400 की लाइव टेस्टिंग हुई। इससे यहाँ टू दी एक्सटेंट कि हमारा जो एक पायलट था वो सुसाइडल मिशन पे S-400 का जो रेंज थी उनके अंदर जाके गए, S-400 को तबाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है वो अपना वापस आ गए, जो एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो ये तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड की इंडिया ने कि भाई आप अपनी ये काम कर लो, लेकिन इसकी भी एक हिस्ट्री है और पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने न्यूमेरिकली कम होके भी बहुत हमेशा परफॉर्म किया। और मुझे 65 की बहुत बड़ी जंग है, बैटल ऑफ चवेंडा, जो बैटल ऑफ कुर्सक जो सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के दरमियान लड़ी गई थी, उसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। और उसके अंदर याद रखिएगा कि एक फर्स्ट आर्मर डिवीजन था इंडिया का, और उसके साथ साथ उनको उन्होंने जो जनरल तुन थे और उनको उन्होंने 6th माउंटेन डिवीजन, 14th इन्फेंट्री डिवीजन और इसके साथ एक आर्मर्ड ब्रिगेड ये दिया हुआ था। और उन्होंने सियालकोट जो चविंडा के सेक्टर पर अटैक किया था, और आप कैन यू बिलीव इट कि वहाँ पे अभी तक हमारा 6th आर्मर्ड डिवीजन पहुँचा नहीं था, वहाँ पे हमारा आर्मर्ड डिवीजन पहुँचा नहीं था, एक आर्मर्ड ब्रिगेड वहाँ पे मौजूद था और एक ब्रिगेड कमांडर थे जिन्होंने उस पूरे आर्मर्ड डिवीजन का अपनी 2 आर्मर्ड यूनिट के साथ और 3 इन्फेंट्री यूनिट के साथ मुकाबला किया था। तो वो उसके बाद आज तक उस जंग को याद किया जाता है। तो इसी तरह अभी ये जो जंग हुई है इसको भी तारीख में याद किया जाएगा। बल्कि जो हमारे यहाँ जो भी एक कॉन्सेप्ट मल्टी डोमेन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको एयर मार्शल औरंगजेब ने भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप लैंड, एयर, सी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सबको एक नुक्ते पे कंबाइन कर लेते हैं, और जिसके ज़रिए हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने भी उस पे ऊपर परफॉर्म किया। ये अब दुनिया के जितने भी स्कूल्स हैं, आप कहें एयरफोर्स के जो स्टाफ कॉलेजेस हैं, आर्मी के जो स्टाफ कॉलेजेस हैं, जो हमारे नेशनल डिफेंस यूनिट, वहाँ ये एज ए केस स्टडी पढ़ाया जाएगा। तो आज आप जो कुछ देखते हैं, और उसके बाद 2018 में एयरफोर्स ने, आपको पता है, एक हमने कहा था, हम रात के अंधेरे में हमला नहीं किया था, उस वक्त हमारे DGISPR ने कहा था कि हम विल हिट यू बैक at the time of our choosing, at the place of our choosing, at the target of our choosing। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसके ज़रिए जो हमारी रेलेवेंस कायम हुई है, तो उसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको नज़र आ रहा है वो इंडिया जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे बारहा लगा के हमको आइसोलेट करना चाहता है, और उसमें हमारी भी गलती थी। पुराने हमारे जितने भी हमारे हुकूमतें रही हैं वो बैक फुट पे हुआ करती थी। उस जमाने में जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती थी, हम ये नहीं कहते थे इंडिया से, हम कहते थे एक हमसाया मुल्क,
और भाई जब तक दुश्मन को नहीं पहचानोगे और जब तक दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के नहीं कहोगे कि यू आर आवर एनिमी और यू आर डूइंग इट, उस वक्त तक तो उसको आप एक लीवरेज देते हैं कि जो मर्जी कर। इस वक्त हमने क्या किया, हमने कहा कि हम मारेंगे आपको, हम मारेंगे और अपने टारगेट ऑफ चूजिंग पे। उसने हमको, उस मिलिट्री विक्ट्री ने जो हमको जहां पे लाके खड़ा किया है, उसमें आज आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो गूदी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा और ये बिके हुए सहाफियों की मैं बात नहीं कर रहा। वो लोग, अब ये इंडिया का आप अंदाजा लगाइए, जो इंडिया का जो इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम को जो शख्स सुपरवाइज करता है, जो जनरल सुपरवाइज करता है, उसकी कल एक स्टेटमेंट चल रही थी मुबैना तौर पे। उसने कहा जी हमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अग्नि जो मिसाइल है, इसको आप जितने मिसाइल हैं इनको गाय मूत्र से और गोबर से धोएं और फिर इसको इस्तेमाल करें। अब जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल ये हो, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये कोई मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। तो बात ये है कि इसके जरिए जो इंडिया को पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी मिलिट्री डोमिनेंस से एक आइसोलेट किया, आप एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो इंडिया का कॉन्सेप्ट था उसको खत्म किया, डिप्लोमेटिकली आप कनेक्टेड हुए। उसके बाद बेताशा ऐसे शोज थे जहाँ पे एयरफोर्स आर्मी ने अपना इक्विपमेंट रखा, उसके इंटरनेशनली ऑर्डर मिले। तो ये है रेलेवेंस जो आपको दुनिया में कनेक्टिविटी के तौर पर नजर आती है। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खालिद शीख साहब, व्हाट डू यू थिंक के अब जारी बात है कि पाकिस्तान के लिए पहले एक चैलेंज था, पाकिस्तान उस इम्तिहान में सुरखरू ठहरा। अब अगली अगर कोई जंग होती है, पाकिस्तान ने तो आज तक कोई जंग मुसल्लत नहीं की, लेकिन अगर कोई मुसल्लत की जाए तो पाकिस्तान उसका जवाब देता है, एग्रेशन का जवाब देता है, रिटेलिएट करता है। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को मज़ीद क्या तैयारियां करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है वहाँ पर तो पाकिस्तान का ही ये रेटरिक चलता है, यही हेट फैलाई जाती है और शायद इलेक्शंस के साथ भी कनेक्टेड होता है ये सारा मामला। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि वो दोबारा से कोई एडवेंचरिज्म करे। मखदूम साहब, देखिए, हमला सोचना तो बड़ा आसान होता है और करना भी थोड़ा सा आसान होता है, उसको वाइंड अप करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने टेक होम ट्रॉफी क्या ले जानी है, खासतौर पर अगर आपने ऑफेंस किया तो वो ऑब्लिगेशन होती है। चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, ईरान के ऊपर हमला करने के बाद आपने लोगों को ट्रॉफी दिखानी होती है अगर आपने ऑफेंस किया हुआ है। दैट मीन ऑफेंसिव अगर आप हैं तो आपके पास वो सारे एडवांटेजेस हैं। आपके पास चॉइस ऑफ वेपन्स है, आपके पास इंटेंसिटी है, आपके पास टारगेट की सिलेक्शन है, आपके पास वक्त मुअय्यन है, आपके पास ये चॉइस है कि आपने लैंड, नेवी, एयर किससे हमला करवाना है, आपके पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी और सबसे ज्यादा शॉक एंड सरप्राइज आपके हाथ में। तो इतनी चीजें अगर आपके हाथ में हैं तो आप पर ऑब्लिगेशन भी हो जाती है। फिर आपने लोगों को दिखाना होता है कि मैंने मकसद हासिल किया कि नहीं किया। इंडिया दोबारा हमला कर ले, लेकिन फिर पहले सोचें कि पिछली वॉर ट्रॉफी भी अभी लोग ढूंढ रहे हैं। वो भी ढूंढ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स क्यों ग्राउंड कर दी गई थी, जो 1000 फाइटर जहाज की एयरफोर्स है, दुनिया में चौथे नंबर पर है, जिसका तकरीबन $90 बिलियन बजट है साल का। तो ये कौम उन एयरफोर्स को और तमाम फोर्सेस को फंड इसलिए नहीं करती कि 7 तारीख को हमला करें, 8 जहाज गिरवा लें, फिर 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड रखें, फिर लैंड से ड्रोन्स मारें और उसके बाद 10 तारीख को एक मिराज 2000 आपका अंबाला से टेक ऑफ करे और पाकिस्तान की तरफ मुंह करके अपने बेस के ऊपर एक मिसाइल चलाए और आपकी एयरफोर्स 17 तारीख तक ग्राउंड रहे। दैट इज 10 डेज। तो आप एयरफोर्स इस तरह आपने ट्रेन की होती है या इस तरह बिल्डअप करते हैं कि वो ग्राउंड कर दी जाए जंग के अंदर, और वो भी पाक फिजाइया जैसी एयरफोर्स को आप चैलेंज करते हैं जो 40 सालों से ऑलमोस्ट बैटल रेडी और कॉम्बैट टेस्टेड है। अफगान वॉर देख लें या उससे पहले देख लें या अफगान इशू बाद में देख लें। जी एडमिरल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। फैसल शाह साहब, आपको क्या लगता है कि अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली बल्कि अगर हम नेवी की बात करें तो यूँ लगता है कि पहले भी इंडिया ने त्रिशूल एक्सरसाइजेस भी की, राजनाथ ने सर क्रीक का जिक्र भी किया और ये तासुर मिला कि शायद इस मरतबा भारत जो है वो समुंदरों में कोई एडवेंचरिज्म करेगा। तो पाकिस्तान की नेवी कितनी तैयार है, क्योंकि इंडिया ने उस तरह से मौका पाकिस्तान नेवी को खातिर मदारत का दिया नहीं। तो इस मरतबा अगर कोई एडवेंचरिज्म इंडिया की तरफ से होता है और समुंदरों में होता है तो ये जंग किस तरह की रहेगी? देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि वो समंदर की इस वक्त बात करते क्यों हैं। वो विक्रम पे भी जाते हैं,
और कहते हैं कि सिंदूर 2.0 हम सी से खोलेंगे। वो इसलिए ये बातें करते हैं कि नेवी उनकी वाहिद फोर्स है जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ था मार्का हक में या बुनियानुल मरसूस में। नेवी बच गई थी इसलिए कि उन्होंने सी का थिएटर ही नहीं खोला, फ्रंट ही नहीं खोला। इसके बावजूद कि उनका मीडिया, उनकी लीडरशिप बुलंद बांग दावे कर रहे थे, थपकियां दे रहे थे नेवी को कि आगे बढ़ो, कराची को तबाह कर दो, पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दो, पाकिस्तान का नुकसान कर दो, लेकिन वो 700 से 900 किलोमीटर तक फिरते रहे और 700 किलोमीटर से 1 इंच भी पाकिस्तान की तरफ आगे नहीं बढ़े। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक दाना लीडर हैं तो आप देख रहे हैं कि मुझे फ़ज़ा में और ज़मीन पे नुकसान हो रहा है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है जिसको बाद में भी मुझे समेटना मुश्किल होगा। तो अगर मैं समंदर पे मजबूत हूँ, वो थिएटर ऐसा है जहाँ मैं समझता हूँ कि मैं भरपूर लड़ाई कर सकता हूँ, तबाही कर सकता हूँ दुश्मन की, तो फिर मैं वो क्यों ना खोलूँ ताकि मैं उन नुकसानात का अजाला कर सकूँ जो मुझे फ़ज़ा में और ज़मीन में हो रहे हैं। अगर मैंने अपनी एयरफोर्स ग्राउंड कर दी है तो नेवी तो नहीं ग्राउंड हुई ना, वो तो सी में तैर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पे, न्यूक्लियर सबमरीन है, तमाम जहाज़ हैं, ब्राह्मोस मिसाइल का बड़ा उन्होंने चर्चा किया, टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखवाया कि ब्राह्मोस से हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्यों नहीं किया भाई? और अब आप कहते हैं कि सिंदूर 2.0 हम खोल देंगे। तो जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त तो आपने नहीं किया, यूज़ नहीं की नेवी। और जब आप समझते हैं कि हालात मज़ीद मजबूत हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए तो आप 2.0 सिंदूर सी से खोल देंगे। देखिए इन्होंने क्यों नहीं सी का फ्रंट खोला, इसलिए नहीं खोला कि उन्होंने यकीनन ये कैलकुलेशन की होगी, जो कि एक लॉजिकल चीज़ है कि जब भी आप कोई मिलिट्री कैंपेन करने जाते हैं तो आप एक रिस्क कैलकुलेशन करते हैं और आप उसमें ये देखते हैं कि मेरा कितना नुकसान होगा ये काम करने में और मेरे दुश्मन का कितना नुकसान होगा। तो अगर आपका नुकसान ज़्यादा होता है तो फिर आप वो काम नहीं करते। आप वो काम उसी सूरत में करते हैं जब आपका दुश्मन का नुकसान ज़्यादा होता है या आप किसी मुगालते में होते हैं, जैसे आप एयर के मामले में थे या आप लैंड के मामले में थे। तो यकीनन उन्होंने जब कैलकुलेशन की होगी तो उनका नुकसान ज़्यादा निकला होगा और उनको सामने पाकिस्तान नेवी खड़ी हुई नज़र आई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स मुस्तैद नज़र आई थी और उनको ये पता था कि इस दफ़ा इन दोनों का एक बाहम गठजोड़ है और नीयत है कि INS विक्रांत को डिबो देना है। तो उसको वो 2 दफ़ा छुपाने ले गए कोस्ट के पास और वहाँ से मेन लैंड के एयर बेसिस से उसको एयर कवर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर जो जहाज़ हैं वो तादाद में भी कम हैं और टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि मई 2025 की जो कैलकुलेशन थी फ़ायदे और नुकसान की, अगर भारत आज भी वो कैलकुलेट करे, वो मैट्रिक्स बनाए, तो वही नतीजा निकलेगा जो मई 2025 का निकला था। इसलिए कोई चांस नहीं है कि भारत सी से सिंदूर 2.0, 3.0, 4.0, इवन 10.0 भी खोल सके। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेड साहब, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर अगला कोई एडवेंचरिज्म इंडिया की तरफ से किया जाता है तो वो किस तरह का होगा और पाकिस्तान को किस तरह से तैयार रहना होगा? मैं फैसल शाह साहब की एक बात के उसके कंटिन्यूशन में करना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि दुश्मन सोचता है कि जी उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, जीतेगा, हारेगा, कैजुअल्टीज। लेकिन अगर आपको याद हो कि जब 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के नज़दीक पाकिस्तान पे हमला किया था, तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आई थी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने 1 दिन की पोस्टपोनमेंट मांगी थी अटैक की। ऑन दी बेसिस उन्होंने कहा जी अब मौसम बहुत ख़राब है और बादल बहुत ज़्यादा हैं तो हम इसको 1 दिन के लिए आगे कर दें। तो नरेंद्र मोदी का जवाब ये था कि यार कि फिर क्या हुआ, बादल हैं तो उसमें जहाज़ छुप जाएंगे तो पाकिस्तान को नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो है वहाँ पे सोच का लेवल। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान की मस्जिदों पे फायर करते हुए नरेंद्र मोदी को कैलकुलेशन की थी। फिर बीजेपी की लीडरशिप आपको ये कहती हर जगह नज़र आती है। अभी मैंने अब कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अग्नि को गौमूत्र से धो लो। अब ये भी कहती नज़र आती है कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो आप गाय का जो गोबर है वो अपने बदन पे लगा लें तो आपको तापकारी के असरात नहीं होंगे। तो जब सोच का लेवल ये हो और वो सपोर्टेड बाय गोदी मीडिया हो तो फिर वही होता है कि पाकिस्तान की मस्जिदों पे हमला करके, पाकिस्तान के सिविलियन को शहीद करके, फिर उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में या उनका जो DGMO वो उनकी क़यादत है वो पाकिस्तान की फ़ौज को ये बताते हैं कि देखिए जी हमने सिविलियन टारगेट पे हमला किया है, आपको इन्वॉल्व नहीं किया तो यू डोंट कम इन बिटवीन।
अभी आप मुझे बताइए इस किस्म की जो लीडरशिप है, और अभी जो आपको एक रीसेंट रिमार्क नजर आया उनके फॉरेन मिनिस्टर का, जिसने उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं भी उनके लिए भी कर सकता हूं, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जब वो यूक्रेन के अंदर वॉर रुकाने गए थे मोदी साहब, तो वो उस वक्त क्या कर रहे थे, किसकी वो अपना जो है वो कर रहे थे। तो इस किस्म की जब लीडरशिप होती है तो उसमें जो जुनूनी फैसले होते हैं, मेरे ख्याल में वो कैलकुलेशन पे मबनी नहीं होते, क्योंकि वहां पे जो अगर कैलकुलेशन पे मबनी होते तो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है और राजेंद्र सिंह, वो नींबू सिंह जो है, आपको पता है जब रफेल आए थे तो उनके ऊपर नींबू निचोड़ रहा था और उसने टायरों में नींबू रख दिए थे। तो मेरा ख्याल है वो नींबू की वो महक थी, खुशबू थी, जिसने पाकिस्तान के PL-15 को अपनी तरफ इनवाइट किया और रफेल जो है वो नीचे गिर गया। तो बस ये है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आइंदा जैसे फैसल साहब ने कहा कि वो सिंदूर 1 करें, 2 करें, 10.0 सिंदूर करें, मैं ये कह सकता हूँ कि दे विल फाइंड पाकिस्तान चैलेंजिंग, रिटेलिएटिंग वेरी इफेक्टिवली, इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान इसी तरह से जवाब देगा और अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालाब और रियर एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन कराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मार्काए हक में पाकिस्तान ने, ये बंद कीजिए प्लीज, दोबारा कर ले स्टार्ट से, चलें ठीक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, मार्काए हक में पाकिस्तान की फतह। एक जानिब तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन इस जंग के बाद पाकिस्तान के मीडिया का किरदार और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, इनकी अहमियत बढ़ गई। पिछले 1 साल में वो भारत जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेलना चाहता था, उस भारत को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेल दिया गया और पाकिस्तान जिस तरह से आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी कामयाबी पर, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कामयाबी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जावेद मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फतह को, क्योंकि इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, विश्व गुरु के तौर पर इंडिया अपने आप को पेश कर रहा था और सिर्फ खुद को ऊपर ले जाने के साथ साथ इंडियन मीडिया खुलकर कहता था कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेल देंगे। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के 2 जुज थे, एक था खुद को ऊपर लेकर जाना, सेकेंडली सिर्फ खुद ऊपर नहीं जाना बल्कि पाकिस्तान को खुदे लाइन लगाना, दीवार के साथ लगाना। बट व्हाट चेंज्ड आफ्टर मार्काए हक? जी थैंक यू मखदूम साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी पाक फौज, अपने फील्ड मार्शल और हमारी हुकूमत और हमारे अवाम, हमारे मीडिया, हमारे तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के ऊपर फ़ख्र है जिन्होंने इस एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑफ कोर्स ऑन द बैटल फील्ड हमारी आर्मी ने, एयर फोर्स ने, नेवी ने जिस तरह से कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए उनको शिकस्त फाश दी, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो आवाम थे, हमारे जो मीडिया था, हमारा एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, मैं समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान इन जनरल हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में अमन होना चाहिए, हमारे खित्ते में अमन होना चाहिए, लेकिन इफ वॉर इज थ्रस्ट अपॉन अस, हम केपेबल हैं कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ये चीज़ दुनिया ने भी देखी कि पाकिस्तान एग्रेसर तो नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान पे एग्रेशन होती है तो पाकिस्तान इज फुली केपेबल टू डिफेंड इटसेल्फ इन अ बिफिटिंग मैनर। तो मैं समझता हूं कि इस उनके ये जो उनका एक तरह हम ये कह सकते हैं कि उनके बुज़दिलाना हमला था, उसके नतीजे में पहली बात ऑन अ डिप्लोमेटिक फ्रंट और नेशनल फ्रंट जो है हमको यूनाइट किया उसने। जो भी किसी भी सोसाइटी के अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होती है, हमारे यहाँ भी थी, वी आर डेमोक्रेसी, लेकिन इस एक्ट ने हमको इस चीज़ पे यूनाइट कर दिया कि वी आर पाकिस्तानीज फर्स्ट। आई थिंक दैट इज द स्पिरिट
जो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा मीडिया हो, हमारे अवाम हो, हम एक पेज पे हैं। और वो पेज ये है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। उस नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी अगर चैलेंज करेगा तो वो देखेगा कि हम एक मुत्तहिद कौम की तरह उसका दिफा करेंगे। ऑन अ डिप्लोमेटिक फ्रंट आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे और जो हमारी पूरी टीम थी, उस वक्त उन्होंने दुनिया भर में विजिट्स भी किए। उस वक्त हम ये भी देख रहे थे कि हमारी जो हुकूमत थी उसने न सिर्फ खुद को बल्कि तमाम जमातों को एक साथ मिलाया, डेलीगेशंस प्रिपेयर किए गए और हमने दुनिया भर में जाके अपने पॉइंट को जो है वो प्रेजेंट किया। और दुनिया ये समझ गई कि हिंदुस्तान जो ये एक क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता रहता है हमेशा पाकिस्तान के बारे में, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया कि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो ना कोई इस तरह के डिजाइन्स हैं, ना हमने किसी के साथ कभी एग्रेशन की है। हमारे ऊपर तो ये जंग मुसल्लत की गई, थोपी गई, हमने जवाब दिया, डिफेंड किया, लेकिन वी रिमेन रिस्ट्रेन्ड। हमने कोई एग्रेशन फिर भी नहीं की। ये मैं समझता हूँ वो प्रोफेशनल, मैं समझता हूं कि हमारा मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है कि जिसने इंश्योर किया कि मिनिमम कोलैटरल डैमेज हो और हम अपने सिर्फ उन टारगेट्स को हिट करें जिन्होंने हम पर हमला किया है। इंडिया के अवाम के साथ पाकिस्तान के अवाम की कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी जानते हैं। हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम तो इवन अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। लेकिन वहां पे जो ये एक अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट है जो कि इस चीज में एग्रेशन में, एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करती है, राइट विंग आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करती है, हिंदुत्वता, वो ये समझते हैं कि उनके मुल्क में सिर्फ एक रिलीजन के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत मुसलमान हैं, बहुत क्रिश्चियंस हैं। उन तमाम लोगों को जो है आपको इमेंसिपेट करना है। और वहां पे बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर जो मॉडरेट फोर्सेस हैं, जो मॉडरेट वॉइसेस हैं, वो उभर के सामने आएंगे। और वी डू होप कि इन द फ्यूचर हम इस खित्ते में अमन देखेंगे। वी वुड लाइक, पाकिस्तान की ईथॉस पे तो जंग है ही नहीं, आप भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे खित्ते में अमन हो। बट ऑफ कोर्स यू नीड अ विलिंग पार्टनर। अमन तब मुमकिन है जब आपको एक विलिंग पार्टनर मिले अदर साइड से। अनफॉर्चुनेटली वो विलिंग पार्टनर अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विलिंग पार्टनर आएगा और एक दिन ऐसा होगा कि हमारी जो है इस खित्ते में बजाय हम जंग करने के, हम अमन की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, जो हमारे अवाम को, हमारे यूथ को चैलेंजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, पॉवर्टी एलिवेशन कर सकेंगे, जो कॉमन एनिमीज हैं हम सबके। वी शुड नॉट बी एनिमीज ऑफ ईच अदर, वी शुड बी फोकसिंग ऑन एड्रेसिंग द चैलेंजेस दैट फेस आवर मैसेज। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने वो एक बुर्दबाराना अंदाज में इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी पोजीशन को असर्ट किया कि वी आर ए पीस लविंग नेशन एंड वी वांट पीस एंड स्टेबिलिटी इन आवर नेबरहुड, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक मेड पाकिस्तान नाउ, एज यू नो कि अभी जो करंट सिनारियो भी चल रही है दुनिया में, तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी के पेरिफेरी में नहीं है बल्कि सेंटर स्टेज पे है, एंड इज ट्राइंग टू रिजॉल्व अ ग्लोबल डिस्प्यूट दैट कुड हैव पोटेंशियली बिकम अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो आई थिंक पाकिस्तान की ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग इन्हांस हुई है। हमारे मुल्क के अंदर जो नेशनल स्पिरिट है वो ज्यादा से इंथुजियास्टिक हो गई है। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने हमला करके हमें तोड़ने की कोशिश की थी, हम तो और ज्यादा स्ट्रांग होके सामने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वो जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं कि दे ट्राइड टू बैरी अस बट दे डिड नॉट नो वी आर सीड्स, तो पाकिस्तान उभर कर सामने आया, एक तनावर दरख्त बना। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एम्बेसडर साहब कि आपको क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना वफ्द भेजा दुनिया के ममालिक को आगाह करने के लिए, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान से ज़्यादा रिगरस डिप्लोमेसी की। उन्होंने मल्टीपल ऐसे ममालिक को भी अपने वफूद भेजे जिनका नाम शायद मैंने पहली दफ़ा सुना था, लेकिन इसके बावजूद किसी मुल्क ने इंडिया का नैरेटिव बाय नहीं किया। द सेम वे जिस तरह से द इंडियन मीडिया लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी क्योंकि उसमें फैक्ट्स नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या था पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में और इंडिया की वो जो रिगरस डिप्लोमेसी थी उसमें? Absolutely, I think Pakistan remained very sensible, very calculated, and at the same time, जिसे हम कहते हैं कि दानिशमंदाना पॉलिसी थी हमारी। although हमने अपने नजरियाती, हमारी जोग्राफियाई हदूद, नजरियाती हदूद, आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया, लेकिन हमने कोई एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट नहीं किया। हमने सिर्फ हकीकत के ऊपर जो है वो पर्दा उठाया कि देखिए हमारे ऊपर एग्रेशन होती है। कश्मीर का जो मसला है वहाँ पे द पीपल ऑफ कश्मीर आर द वंस हु आर सबजुगेटेड। ऐसा नहीं है कि
पाकिस्तान कोई अनफेयर बात कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो भी लोग हैं वो तो अमन चाहते हैं। हमने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो इस अंदाज में पेश किया, और हमने ये भी देखा कि हमारी जो डेलीगेशन गया था, इट वॉज अ क्रॉस पार्टी डेलीगेशन। उसमें हर मकतब फिक्र के लोग थे, हर पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग थे, और इससे भी ये मैसेज गया कि इन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान इज वन, देयर इज नो डिफरेंस। उनको लग रहा था, हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि कुछ पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई, और मैं किसी हद तक ये भी कहूंगा कि उसको एग्जैजरेट करके कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया ने प्रेजेंट किया, और इवन कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने भी गालिबन इस तरह का एक इंप्रेशन दुनिया में गया कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन जब ऐसा वाकया हुआ तो हमने देखा कि वो तमाम पॉलिटिकल डिवाइड जो थी वो ब्रिज हो गई। एक्चुअली हैविंग अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज डेमोक्रेसी, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। सब जरूरी नहीं है कि हम सब एक अंदाज में सोचें। अल्टीमेट गोल हम सब का यही है, तमाम जमातों का, कि दे वांट टू मेक अ पीसफुल, प्रोग्रेसिव, डेवलप्ड पाकिस्तान। उसके जाने के रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा गोल एक ही है। तो ये चीज जो है वो अयां होकर सामने आई, दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम मकतब फिक्र के लोग, तमाम जो है वो मीडिया, सिविल सोसाइटी, दे आर यूनाइटेड ऑन वन पेज। आपने जिक्र किया मीडिया का, यानी देखिए हिंदुस्तान जो है वो एक डेमोक्रेसी है डेफिनेटली। हम तो उनको तज़हीक आमेज अल्फाज में याद नहीं करेंगे, हम तो ये चाहेंगे कि उनके अंदर भी दानिशमंदी हो और इस खत्ते में अमन आए। लेकिन आप जानते हैं कि उनके मीडिया के हवाले से जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, मतलब इवन फॉर देयर ओन क्रेडिबिलिटी, आई मीन उनको सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की रिपोर्टिंग वो करेंगे जो बिल्कुल झूठ पर मबनी है, तो उनको कौन बिलीव करेगा? कल वो अगर सच भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या, वी डोंट ट्रस्ट दिस मीडिया, बिकॉज उन्होंने इस तरह की मजहब का खेस, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल जिनका कोई सर पैर नहीं था, वो बातें करनी शुरू कर दी। आपने भी देखी, हमने भी देखी, दुनिया ने देखी, और वो हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि अपने जो मीडिया के चैनल्स हैं उन पे कुछ सेंसिबल लोगों को ले आइए, ऐसे लोगों को जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी बात पे लोग यकीन कर सकें, ताकि कल अगर वो कुछ भी कहते हैं तो वो तो अगर ऐसे ही कैरेक्टर्स नजर आएंगे तो उनको तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, दे विल बी सो बायस्ड। तो आई थिंक उनके अपने इंटरेस्ट में है कि वो अपने मीडिया को भी थोड़ा इंप्रूव करें, अपनी स्ट्रैटेजी को भी इंप्रूव करें, और पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल अंदाज में बात करने के बजाय एक्सटेंड जो पाकिस्तान ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसको आप समझे। हमारे, आपको याद होगा बहुत पहले इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने में उन्होंने जाके हाथ मिलाया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद गए वहां पे कई दफा, इनके भी वाजपेयी साहब आए थे। तो वो जो एक यानी आई बिलीव कि वहां पे भी लोग हैं इस तरह के जो चाहते हैं कि अमन हो, हमारे यहाँ तो है ही। तो आई होप दैट सेंस शुड प्रिवेल, और हमें जंगों से आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जारी बात है, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से यही कहता रहा है कि हम चाहते हैं। इवन पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की कि हम तहकीकात आप करवाएं, हम उसमें आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया ने उसमें कोई न्यूट्रल जो है वो इस तरह का कोई जो एक तहकीकात का रुख होता है वो इख्तियार नहीं किया। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है जिस पे बात करना आई गेस ज़रूरी है, क्योंकि वी आर कमेमोरेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री, बट ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि इंडिया के उस एडवेंचरिज्म ने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट और एक न्यूक्लियर जंग का ख़तरा भी बढ़ा दिया था। वो तो चले, पाकिस्तान ने एस्केलेशन लैडर कंट्रोल किया ताकि डेटरेंस भी इस्टेब्लिश हो जाए और एक मामला आगे भी ना बढ़े। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट यही करता है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्बेसडर साहब, उस पर बात करना आई गेस ज़रूरी है आज के दिन, कि भारत में वो जो एक नफरत का बीज बोया गया पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्योंकि इंडिया में कहा जाता है सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो वो जब चुनाव की हवा बनती है तो सरहदों पर तनाव हो जाता है। लेकिन आज वही नफरत मोदी को भी खा रही है, उस पर प्रेशर है कि भाई पाकिस्तान से आप क्यों हारे, नरेंद्र सरेंडर का नारा लग रहा है। तो आई गेस ये सारी चीजें इनके अपने खिलाफ नहीं जा रही। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल बैकफायर हुई। अगर आप उनके राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुने, इवन उनके जो और भी कुछ लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं, उनके ऑपेड्स हम देखते हैं कभी कभी इंटरनेशनल मीडिया में जब वो छपते हैं, तो ऑफ कोर्स दे डू अंडरस्टैंड कि उनकी जो ये रेटरिक है और जो ये एक राइट विंग अंदाज में वो बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट ऑल्सो। देखिए, पाकिस्तान की जहां तक ताल्लुक है, वी आर वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास एक अच्छी लीडरशिप है। वी हैव अ वेरी गुड पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं बल्कि यूं कहूंगा कि हमारी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, आप देख रहे हैं कि उसमें दो बड़ी जमातें यकजा हैं, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN प्लस अदर पार्टीज ऑल्सो। मैं और भी जो हैं जो नहीं है उनको भी मेरी नज़र में आना चाहिए।
और उसके अलावा हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, आई बिलीव, आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव अ वेरी गुड एंड वेरी एबल, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी अच्छे नहीं थे, वो भी अच्छे थे, बट इनकी जो स्किल्स अल्लाह ने इनको दी हैं, नॉट ओनली एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और मिलिट्री लीडर, बट ऑल्सो एज अ डिप्लोमैट। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो अप्रिसिएशन हो रही है एज अ मैन ऑफ पीस। नाउ दैट इज समथिंग यूनिक। आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त ये चीज देखनी चाहिए कि हमारे जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल है चाहे मिलिट्री, इट इज बीइंग ग्रेटली अप्रिशिएटेड ग्लोबली। और आप प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लें, आप यूरोपियन कैपिटल्स को देख लें, मेरी नजर रही है डिप्लोमेसी पे, इवन बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर आई वाज इन मीडिया, तो मैं देखता आया हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी। मखदूम साहब, मेरी नज़र में कभी नहीं गुजरा कि दुनिया भर के वर्ल्ड कैपिटल से इतनी अप्रिसिएशन पाकिस्तान की आ रही हो। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हैं कि हम किसी को भी फ़ोन उठाएं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ आई थिंक स्पीड डायल पे हैं, यूके वाले हैं उनके साथ स्पीड डायल पे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की हम देखते हैं हर रोज़ उनकी वर्ल्ड लीडर से बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद जो हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इवन रिपोर्ट भी नहीं होती, बट दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं। लेकिन पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, अपनी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में इस वक्त अपनी एक पिनिकल पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इट्स क्रेडिट गोज फेयरली एंड स्क्वेयरली टू द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडरशिप। मैं समझता हूँ कि सेंटर स्टेज पे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे बैठ के आप एक ग्लोबल पावर को, अमेरिका को और ईरान के दरमियान जो आप तस्वीर करवाने की कोशिशें हो रही हैं, आई थिंक इज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विन फॉर पाकिस्तान। और हमारे डिट्रैक्टर्स और हमारे दुश्मनान जो ये समझते थे कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकेंगे, दे हैव बीन बैडली मिस्टेकन, दे मिसकैलकुलेटेड एवरीथिंग, और वो इस वक्त खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में भी है और स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस में है, यानी स्ट्रेटेजिकली दे हैव बिकम इररेलेवेंट in the current crisis, and globally isolation में भी जा रहे हैं, and Pakistan alhamdulillah is at the center stage of world diplomacy, and that is the achievement। वो हमारी जो मिलिट्री, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग बनी है, आई थिंक इसकी जो बीज आपने जिक्र किया, सीड का जिक्र किया आपने, इसकी जो सीड है, ये इसकी रूट्स हैं, वो मिलिट्री विक्ट्री है जो मार्का हक के वक्त हमने हासिल की। उस वक्त हमने ये प्रूव किया दुनिया को कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग पावर, येट वी आर रिस्ट्रेन्ड। हमारी कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई बुरी नजर से देखेगा तो वी नो हाउ टू डील विद देम। ये हमने जब अपने आप को एक्सर्ट किया, उस वहां से हमारी जो है अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो शुरू हुई है, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, नेशनली वी आर स्टैंडिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। वी नीड टू वर्क लिटिल बिट मोर ऑन आवर इकोनॉमी, बट आई थिंक वो हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, हाउ वी कैन एड्रेस सम ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस, वो भी हमको करने हैं। सो इंशाल्लाह वी विल आल्सो डील विद दैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जावेद मलिक साहब आपके वक्त का। दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह से आलमी उफ़क़ पर जो अपना मकाम पाकिस्तान ने हासिल किया है वो पाकिस्तान बरकरार रख सके, और इसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद रहकर अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपने मुल्क की बरतरी के लिए काम करती रहे। मखदूम साहब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।